भारतीय भूगोल का जो पार्ट नंबर चौथा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो भारतीय जलवायु के बारे में। तो भारतीय जलवायु को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर आप एक आईटीसीटी सॉरी सबसे पहले आप समझ लो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंडियन जियोग्राफी, है ना। इंडियन जियोग्राफी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जलवायु के बारे में। जलवायु को समझने के लिए दो तीन चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले कि एक जोन होता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ये जोन होता है एक। ये जोन किसको बोलते हैं कि जो ये जैसे पृथ्वी है, आपको पता होगा यहाँ से क्या है, यहाँ से है अपना भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ से 33 सही डिग्री पे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और यहीं से नीचे है मकर रेखा, है ना, मकर रेखा। तो इन रेखा सूर्य क्या करता है? सूर्य क्या करता है, इसके अंदर मतलब वो जाता रहता है। यहाँ पे जो होता है सेंटर में वो होता है 23 सितंबर के दिन और 21 मार्च को होता है सूर्य, है ना। फिर यहाँ पे होता है, यहाँ से 23 सितंबर हुआ, 21 मार्च को यहाँ रहेगा, फिर हो जाएगा ऊपर, वहाँ पहुँच जाएगा 21 जून को, फिर वापस आएगा, फिर 23 मार्च को यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 22 दिसंबर को, है ना। तो सूर्य क्या होता है, इस क्षेत्र में मतलब घूमते रहता है बीच बीच, मतलब इसी जितना ऊपर जाता है नीचे, बस इस जो एरिया में घूमते रहता है, यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है। इन दो तारीखों पे वो मतलब 2 तारीखों को मिलता है और इसी दिन सेम डे होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको वो ITCD जोन पता होना चाहिए। ये जो जोन होता है, ये होता क्या है कि जब भी जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सूर्य रहेगा, सूर्य जहाँ भी होता है वहाँ का क्षेत्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वहाँ पे दाब जो हो जाता है, दाब निम्न हो जाता है। ठीक है, निम्न जिस भी क्षेत्र में सूर्य रहेगा, जैसे यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को रहेगा, तो यहाँ जो दाब होगा वो निम्न हो जाएगा। जब सूर्य यहाँ पहुँचेगा, जहाँ जहाँ सूर्य जाता है वो क्या करता है, वहाँ पर दाब निम्न कर देता है। और जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो जो दाब जो निम्न हुआ होता है, वहाँ पे जो रहता है आसपास उच्च दाब होता है। तो जो रहता है उच्च दाब, वो वहाँ के जो रहता है वो निम्न दाब को पूरा करने के लिए वहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं ना। तो इसी की वजह से यहाँ पे पवनों का निर्माण होता है। ठीक है, पवनों का निर्माण होता है। क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर पवनें चलने लग जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ और समझ लो। तो जहाँ पे भी ये जोन होता है, ITCZ जोन जो होता है, ITCZ जोन जहाँ होता है वहाँ निम्न दाब होता है। ये जोन सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जोन भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता है, जैसे जैसे पीछे आता है जोन भी उसके साथ साथ पीछे आता है। और जैसे ही वो ये दाब 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 के निर्माण से वहाँ पौने चलती है और वहाँ पे फिर क्या होता है, जो यहाँ पे जो किनारों में जो यहाँ पे पहले से वाष्प दाब जो वाष्पन जो हुआ होता है वो पहले से वहाँ पे जमा होता है ऊपर आसमान में, वहाँ पे हवा चलती है और वहाँ से फिर बरसात बनकर नीचे आ जाती है ना। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको अच्छे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जोन समझ लो। जोन के बाद में हम इन जोन में किन किन तारीखों में या किन किन टाइम पे ये जोन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे उसके बारे में हमको क्लियर होता है, हम समझ जाएंगे कि कहाँ वर्षा, किस मौसम में कहाँ और भारत के किन किन हिस्सों में कब कब बारिश होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जब ITCZ का क्लियर होगा तो हमको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मानसून की, बात करें कि भारत में जो जलवायु है, जलवायु भारत की जो जलवायु है उसमें कैसी है, तो ये है उष्णकटिबंधीय। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की, क्लियर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो होता है जो अभी आपको बताया मैंने कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और अब सबसे पहले जलवायु होगी क्लियर। अब भारत में जो बरसात होती है वो मतलब किस मानसून के थ्रू होती है, तो भारत में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बरसात होती है तो वो होती है, एक होता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून और एक होता है हमारा उत्तर पूर्व मानसून।
ठीक है, ये 2 मानसून है जिसकी वजह से भारत में बरसात होती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसमें इसको समझ लो अच्छे से, ये होता है ना, ये इधर जो होता है इस मानसून को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम से जो मानसून जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। और यहाँ इधर से जो मानसून आता है वो कहलाता है उत्तर पूर्व मानसून। क्लियर है। सबसे पहले आप एक चीज़ और समझ लो कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उसमें क्या होता है, 65% जो होता है, जो भारत का जो बरसात में कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग 65 से ज़्यादा ही होता है, पर कम नहीं होता है। लगभग आप 70 बोल सकते हो। दक्षिण पश्चिम मानसून का होता है कंट्रीब्यूशन बरसात में, और उत्तर पूर्वी मानसून का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग बचाव वाला 35% माना जाता है। 35% नहीं होता है। ये आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये 90% दक्षिण पश्चिम मानसून का होता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है इसका कंट्रीब्यूशन 90% होता है, और उत्तर पूर्वी मानसून होता है इसका 10% होता है। अब इस 90% जो है दक्षिण पश्चिम का, इस दक्षिण पश्चिम मानसून का 90% जो कंट्रीब्यूशन होता है बरसात में, अब इसमें से 65% डिपेंड होता है किस शाखा पे, अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, और 35% डिपेंड होता है किस पे, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये 2 शाखा होती है जिसके थ्रू बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत। और उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है वहाँ ये यहाँ से आता है उत्तर पूर्वी दिशा से, ठीक है। एक चीज़ और होती है यहाँ पे, एक पछुआ पौने बोला जाता है ना, पछुआ पौने, जो कि क्षोभ मतलब ऊपर क्षोभ मंडल में चलती है। यहाँ भूमध्य सागर और जो कैस्पियन सागर है और काला सागर, यहाँ इनके ऊपर से एक पौनो चलती है। वो पवन जो होती है वहाँ से बनकर आती है, और ये मानसून आता है तो इसको बोलते हैं पछुआ पौने बोलते हैं इनको एक तो, या जेठ पौने भी बोलते हैं, ठीक है। पछुआ पौने, जेठ पौने या पश्चिमी विक्षोभ भी बोला जाता है, ठीक है। होता क्या है ये जो हमारे यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है ना, उसी के समानांतर ये मानसून आता है। जिस समय में शीत ऋतु में ये आता है उसी टाइम शीत ऋतु में ये भी आता है। तो हम 2 वर्ग में पढ़ेंगे, एक पढ़ने वाले हैं हम ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु के पश्चात, और एक पढ़ेंगे शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात कौन से मानसून आते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जो सब आता है मानसून उसका नाम है अपना दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इस दक्षिण पश्चिम मानसून को हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी शाखा, ये है ना, और एक पढ़ने वाले बंगाल खाड़ी शाखा ये है, और ये पढ़ने वाले अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। अब बरसात कैसे होती है क्लियर हो गया। जैसे जहाँ सूर्य क्या करता है, सबसे पहले ITCZ जोन का निर्माण करता है। वहाँ पे दाब जो होता है, दाब में कमी आती है अचानक, वहाँ से फिर जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पौने का निर्माण होता है। और ये समुद्र है, इसके किनारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वाष्पन होता है पानी का, यह वाष्पन ऊपर हवा में जाता है, ये पौनों के थ्रू फिर वो ठंडा होकर फिर बरस जाता है। और ये जो हवा जो होती है, इन यहाँ का जो वाष्पन जमा होता है इसको अपने पौनों के थ्रू पूरे मतलब क्षेत्र में आगे तक बढ़ा देता है और बरसात हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, ये समझ में आ गया, अरब सागर शाखा, बंगाल सागर की सागर शाखा। तो हम इनके बाद दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ लेंगे हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, और पढ़ लेंगे किसके बारे में, यहाँ पे जो है उत्तर पूर्व मानसून के बारे में। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल की शाखा, है ना। तो पश्चिम बंगाल की जो शाखा है इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की शाखा में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, ये अरब सागर की शाखा। क्या पढ़ते हैं, अरब सागर शाखा। क्या होता है भैया अरब सागर शाखा, सबसे पहले 1 जून को क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे मानसून दस्तक देता है इंडिया में। 1 जून को कहाँ पे देता है, केरल में 1 जून को आ जाता है मानसून, ठीक है। अब 1 जून को मानसून आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जून को सूर्य कहाँ होगा, है ना। अगर हम देखें तो 1 जून को जो सूर्य रहेगा वो किस क्षेत्र में रहेगा, या फिर ITCZ जोन रहेगा वो कहाँ रहेगा। तो ये जो ITCZ जोन होता है ना, ये केरल में होता है अपना 5 मई के आसपास केरल में होता है। मतलब सूर्य जो होता है 5 मई के आसपास इस क्षेत्र में होता है।
उसके बाद ये आगे बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है। तो और जो आईटी से जोन क्लियर बनता है, ये आगे सूर्य बढ़ता जाता है, इसके पीछे पीछे हवाओं का निर्माण होता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मानसून आगे बढ़ता है इसके पीछे पीछे, है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। तो अगर हम देखें तो ये जो आईटी सीजेड जो जोन होता है ना, इसमें और मानसून या जलवायु होता है, इसमें लगभग 25 दिन का अंतर होता है ना, 25 दिन या हाँ 25 दिन बोल सकते हैं, क्योंकि 5 मई को यहाँ है, 1 जून को मानसून यहाँ आ जाता है, मतलब 25 दिन का अंतर। तो ये आईटी सीजेड जोन आगे बढ़ता चलता है, सूर्य आगे चलते रहता है, पीछे बरसात वरसात होना चालू हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ सबसे पहले ये जो इसके थ्रू जो बरसात होती है अरब सागर के थ्रू, तो उसमें हम कुछ मेन पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। कैसे कि ये जो बरसात कराता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो आईटी सीजेड जो जोन है, ये जो बरसात होती है, जो अरब सागर की शाखा से बरसात होती है, इसमें कुछ क्षेत्र जहाँ बरसात नहीं होती, जैसे ये दिख रहा है यहाँ आपको तीर का निशान। तो ये अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी हम बोल सकते हैं, इस अरावली पर्वत श्रेणी में खाली उसका एक पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो ऊंची चोटी जो है, वहां पे बरसात करा पाता है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ है छोटी छोटी, जैसे मांडव और गिर की पहाड़ियाँ है ना, मांडव और गिर की पहाड़ी। इन पहाड़ी के थ्रू की वजह से वो क्या होता है, यहाँ पे मांडव और गिर की पहाड़ी राजस्थान में अंदर नहीं जा पाता, लेकिन जो अरावली पर्वत चोटी है ये ऊंचे स्थान पर है, तो यहाँ पर मानसून चल जाता है। यहाँ पे मानसून कहाँ से पहुँचता है, तो यहाँ पे इन पहाड़ियों के बीच में जो गेप होता है उनके थ्रू पहुँचता है। ठीक है, यहाँ का जो मानसून है वो कैसे अंदर पहुँचता है, यहाँ पे आप यहाँ जो नर्मदा नदी है ये दिख रही है आपको ना, नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी है ना, ये नदी के घाटियों में से भी मानसून अंदर पहुँचता है। ठीक है, नदियों की घाटी में से, और ये मानसून अमरकंटक तक पहुँच जाता है। मतलब बरसात जो होती है इस मानसून के थ्रू अमरकंटक, बीच बीच में यहाँ पे पहाड़ियाँ है, और जहाँ जहाँ से इनको गेप मिलता है वहाँ से मानसून मतलब अंदर प्रवेश करता है। ताप्ती नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी है, और बीच बीच में जहाँ जहाँ भी जो गेप मिलते हैं पहाड़ियों के, ये जो पश्चिमी घाट है जो हमारा, उसमें जो जहाँ जहाँ थोड़ी पहाड़ियों की ऊंचाइयाँ कम हो, तो वहाँ से मानसून प्रवेश कर जाता है। एक चीज़ होती है यहाँ पे, एक हमारा मालाबार तट, मतलब एक यहाँ पे एक मालाबार तट है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये मालाबार तट है, और मालाबार तट के केरल तट को मालाबार तट बोलते हैं ना, और यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है पहाड़ियों की ऊंचाई ज़्यादा है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो यही वजह है कि यहाँ पे एक कोरोमंडल तट पड़ता है हमारा, कोरोमंडल तट, यहाँ पे बरसात नहीं होती है, यहाँ तक बरसात होती है लेकिन इस भाग में बरसात नहीं होती है। हमारे तमिलनाडु के अधिकतम हिस्से में कोरोमंडल तट पर बरसात नहीं होती है, अरब सागर शाखा से ही इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु का, वहाँ पे बरसात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे यहाँ पे पहाड़ी की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो ये जो अरब सागर शाखा है, ये यहाँ से हल्की फुल्की बारिश दिल्ली तक हो जाती है, विंध्याचल की यहाँ से विंध्याचल की श्रेणियों तक बारिश हो जाती है, और यहाँ से घाटियों में से ये मतलब ये अपने ताप्ती घाटी और ये जो नर्मदा घाटी है, इनके थ्रू यहाँ जो मध्य भारत में बरसात हो जाती है। यहाँ पे भी हल्की सी घाट थोड़ी ऊंची है ना, तो ये जो दिख रहा है घाट के इस साइड बरसात होती है, लेकिन घाट के उस साइड बरसात नहीं होती है। यही वजह है कि यहाँ आपको ये बात देखना पड़ता है कि हमारे मुंबई में बरसात होती है और यहीं पे पुणे में बरसात नहीं होती, क्योंकि पूना जो है वो इस घाट है ना, यहाँ पे एक घाट दर्रा बना है, आपने देखा होगा, इस जो पश्चिमी घाट है ना, इसके साइड में पुणे पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये भी सूखा रह जाता है। तो यहाँ आपने सुना होगा वो क्षेत्र का नाम क्या है, क्षेत्र का नाम विदर्भ सुना होगा। तो विदर्भ जो क्षेत्र है ना, विदर्भ, वो क्षेत्र सूखा की वजह क्या है, वही वजह है कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे ऊंचा होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो मानसून है वहाँ तक बहुत कम पहुँच पाता है, थोड़ा पहुँचता है थोड़ा नहीं पहुँचता है। इसलिए इस क्षेत्र जो है ये विदर्भ, ये थोड़ा सूखा ग्रसित क्षेत्र है भारत का। तो ये हो गया हमारा क्या, अरब सागर शाखा। अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा ये हो गई है ना, इसको अगर आपको देखना है बंगाल की खाड़ी शाखा, तो क्या करेंगे हम, इसको ये होती है, मतलब बंगाल की खाड़ी शाखा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये होगी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो ये जो शाखा होती है ये यहीं से आती है, मतलब इसके नीचे से, इंदर नीचे से ही आती है। ठीक है, ये है मानसून, वही है कौन सा वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून, पर शाखा कौन सी है, बंगाल खाड़ी, वो इस साइड से उठता है। तो
ये जो शाखा यहाँ पे, इससे इससे भी यहाँ बरसात नहीं होती है, इस शाखा से भी यहाँ पे कोरोमंडल तट पर बरसात नहीं होती है। ठीक है, ये तमिलनाडु में बरसात नहीं होती है। ये क्या होती है, जो इधर नदी बहते आ रही, कृष्ण नदी, दामोदर नदी, महानदी की जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों के थ्रू ये जो जलवायु, ये जो है हमारा मानसून, ये अंदर प्रवेश करता है। और महानदी घाटी है ना, इसके थ्रू जो मानसून है अंदर प्रवेश करके दिल्ली तक पहुंच जाता है। जो यहाँ पे नदियाँ जितनी बनी है, गंगा नदी और ये घाटियाँ, बहुत सारी नदियाँ इस साइड में, तो इसके थ्रू जो बरसात होती है ये आगे तक पहुँचती है। तो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी जो शाखा है और एक अरब सागर शाखा, दोनों के थ्रू इस क्षेत्र, भारत का ये जो क्षेत्र रहता है सूखा हो जाता है। ये जो बंगाल खाड़ी शाखा, इसके थ्रू यहाँ विदर्भ क्षेत्र में थोड़ी बरसात हो जाती है, थोड़ी हल्की फुल्की, लेकिन उतनी नहीं हो पाती है। यहाँ से यहाँ पे गारो खासी जयंती दिख रही होगी आपको, ये बंगाल की खाड़ी शाखा। अगर पूछा जाए कि जो गारो है, खासी और जयंतिया जो है, जहाँ पे 12 महीने बरसात होती है, 12 वर्ष लगभग पूरा वर्ष बरसात होती है। क्यों होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलती है, उससे बरसात होती है। और ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में बताऊंगा आपको क्यों बरसात होती है वहाँ पे। जो इधर का उत्तर पूर्व और उत्तर मानसून आता है ना, उसकी वजह से होता है यहाँ पे, जो इधर से बरसात आती है। वो यहाँ क्यों आती है, यहाँ क्यों नहीं आती, उसका भी रीज़न है। सबसे पहले ये क्लियर हो गया हमारा, बंगाल की खाड़ी शाखा, ये शाखा, ये जो पूर्वी जो तट है नदियों के, मुहाना बनाती है, नदियों की घाटी के थ्रू जलवायु अंदर प्रवेश करती है और बरसात कराती है भारत के अंदर। और गारो खासी जयंती पे जो बरसात होती है वो यहीं इसके थ्रू भी होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब एक हमारा अगला पड़ता है कौन सा वाला, उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून क्या क्या क्लियर है भैया, उत्तर पूर्व मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून ये कहानी है भैया उत्तर पूर्व मानसून की, क्लियर है। तो ये उत्तर पूर्व मानसून है ना, वो इधर से आता है सब बन के जना के, क्लियर है। अब इसको आप समझ लो अच्छे से। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और धीरे धीरे ये ऊंचाई क्या होती है, कम होना चालू हो जाती है। तो ये मानसून आता जरूर है, लेकिन यहाँ से भारत में प्रवेश नहीं कर पाता, किसकी वजह से, हिमालय की वजह से। तो ये हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, तो उत्तर पूर्व मानसून जो आता है, ये सबसे पहले आता कब है, ये आता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु मतलब लगभग ये आता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में के टाइम पे आता है लगभग। तो इसके थ्रू भारत का जो हमारा तट जो रहता है, कौन सा वाला, कोरोमंडल तट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोरोमंडल तट जो सूखा रह जाता है हमारा, ये आता है। यहाँ क्यों पाता है मानसून, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते हिमालय की ऊंचाई कम हो जाती है, तो ये जो मानसून है फिर यहाँ अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस मानसून की वजह से यहाँ पे हमारी गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ी है। ठीक है, इन 3 पहाड़ियों पे बरसात होती है। ये 3 पहाड़ी क्यों जरूरी है ये बताता हूँ मैं भी आपको। तो यहाँ पे बरसात कराते हैं और उसके बाद यही शाखा आगे आती है और यही हमारे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बरसात कराती है। तो भारत में तमिलनाडु तट जो होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है वहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून से सूखा रह जाता है वहाँ पे। तो ये जो मानसून है वह उसके लिए जिम्मेदार होता है बरसात कराने में। अब गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है ना, इसमें से आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा वाला, सबसे पहले तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, एक मासीमराम नाम सुना होगा, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड विश्व में सबसे अधिक अगर बरसात होती है तो इस जगह पे होती है। तो ये जो जगह है ना, ये इसको चेरापूंजी में है। कहाँ पे है, चेरापूंजी में है। और ये चेरापूंजी कहाँ पे है, तो ये है भैया खासी पहाड़ी पे, खासी पहाड़ी पे, इसलिए जरूरी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। तो ये था भैया पूरा कौन सा, जो हमारी उत्तर जो आ रही है, उत्तर पूर्व जो मानसून है उसके थ्रू जो आ रहा है उसके बारे में डिटेल। तो ये उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है, ये हल्का फुल्का यहाँ बरसात, ये इंडिया में खाली एक जगह बरसात कराता है, और थोड़ा बहुत ये जो तट है उड़ीसा का यहाँ पे बस, और सीधा आता है कहाँ पे, तमिलनाडु के इस एरिया में। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट कौन सा, पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ या इसको जेठ पौनी बोलते हैं, पछुआ पौनी बोलते हैं। क्या कहानी है इसकी, तो इधर एक पड़ता है हमारा भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से पौनी उठती है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर होते हुए भारत में प्रवेश करती है। असल में क्या होता है, उसका जो मूवमेंट होता है पछुआ पौनों का, ये इधर होता है चाइना की तरफ में, क्लियर है।
पर ऐसा क्या होता है कि वो इधर आ जाता है। होता ऐसा है कि जो हमारा जो ITCZ जोन होता है वो होता है यहाँ पे, है ना। ITCZ जोन यहाँ होता है। कब होता है ये होता है भैया जून के टाइम पे। अब जैसे जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बरसात का मौसम आगे बढ़, मतलब जोन जो होता है, सूर्य यहाँ होता है कर्क रेखा पे, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ मुंह करता है। इधर जैसे जैसे मुंह करता है तो सूर्य क्या होता है, सूर्य जैसे जैसे इधर आगे बढ़ता है, ठीक है, सूर्य इधर आगे बढ़ने लगा तो यहाँ पे दाब निम्न होने लगा, इस क्षेत्र में दाब निम्न होने लगा। तो इन पवने जो होती है, ये पवने जो होती है जो इधर बह रही थी, अभी सूर्य इधर नीचे आने लगा। अब सूर्य यहाँ था, उसकी पोजीशन, सूर्य की पोजीशन यहाँ आ गई। तो अब यहाँ पे जगह निम्न दाब हो गया। तो निम्न दाब की वजह से जो पवने जो हिमालय की उस पार से बह रही थी, ये पवने हिमालय के इस साइड आ जाती है। क्लियर हो गया। इसका भी टाइम कौन सा होता है, शीत ऋतु का। क्लियर हो गया। रीजन क्यों आई, क्योंकि इधर दाब निम्न हो जाता है, ITCZ जो जोन होता है वो दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, उत्तर गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में जैसे जाता है वहां पे पवनों की दिशा चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से कुछ कुछ बरसात यहाँ पे पंजाब हिमालय इधर तो कमी होती है, लगभग पंजाब में, दिल्ली में, और जैसे हमें सुनने में आता है कि पूरी ठंडी टाइम में दिल्ली में बरसात हो जाती है, यूपी में, और थोड़ा बहुत पानी इधर ज़्यादा लंबा नहीं आ पाता लेकिन वो दिल्ली तक सीमित हो जाता है, थोड़ा सा यूपी में प्रवेश करता है बस, ठीक है। तो ये होगी भैया पछुआ पवने। कहाँ से निर्माण होता है इसका, भूमध्य सागर से निर्माण होता है, इनको जेठ पवने बोलते हैं, ठीक है। ये जो होती है ये पवने कहाँ, इन पवनों की बात करें तो ये जो जेठ पवने बहती है ना, ये बहती है क्षोभ मंडल में। तो ये थी भैया मानसून, और मानसून में कुछ शाखाएं थी जिनके थ्रू भारत में बरसात होती है। सबसे ज़्यादा अगर बरसात होती है 90%, तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। 10% जो होती है बरसात वो होती है किसकी वजह से, 90% जो होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और जो 10% होता है वो होता है उत्तर पूर्वी मानसून। इसमें से भी 65% होता है कैसे, अरब सागर की शाखा से, और जो 35% बरसात होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से, और ये 10% यहाँ हो गया। क्लियर है। अब मानसून में एक इसी जब ये जो पछुआ पवनें चलती है ना, पछुआ पवनें जो चल रही है, इन पछुआ पवनों में, ये पछुआ पवनें जब आती है भारत में तो ये कब आती है, जब जो ITCZ जोन होता है वो वापस होता है ना। तो जब वापस होता है तो वापस होते टाइम क्या होता है, ये जो जोन होता है यहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न होते हैं, ठीक है। निम्न दाब उत्पन्न होते हैं, होते चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे नीचे आता है तो यहीं पे जो आसपास की जो हवाएं होती है ना, ये इंटर करती है भारत, मतलब पवनें चलने लग जाती है। यहाँ की लंबी पवन नहीं होती, यहीं की लोकल की जो बोलते हैं ना, आसपास की समुद्र की जो पवनें होती है चलने लग जाती है, जोन नीचे चल जाता है तो उसके थ्रू भी थोड़ी थोड़ी बरसात होती है। इसको बोलते हैं मानसून का विवर्तन, या वापसी बोलते हैं ना। मानसून वापसी आपने शब्द सुना होगा। तो ये मानसून वापसी के दौरान थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है, ये उतनी नहीं होती है, हल्की फुल्की ही होती है। ये आपने सुना होगा अक्टूबर नवंबर टाइम पे जो बरसात हो जाती है ना, बे टाइम जो आती है, धड़धड़ा के आती है, कुछ भी उठपटांग टाइम से, वो है, तो उसको बोलते हैं मानसून का विवर्तन। और जो मानसून का विवर्तन का जो समय होता है वो 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है ना, 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, ठीक है। इसको बोलते हैं लौटता मानसून। तो ये थे प्रमुख कुछ मानसून और मानसून से होने वाली बरसात। एक चीज़ और है कि हमने चक्रवात का नाम सुने हैं, इसको समझ लो आप थोड़ा सा। चक्रवात, चक्रवात का जो उत्पन्न होता है ना, ये पवनों की गति जो होती है ना, पवनों की तेज गति, इसके वजह से होता है, ठीक है। पवनों की तेज गति जो होती है उसकी वजह से जो होता है चक्रवात का निर्माण होता है। ये सबसे ज़्यादा चक्रवात जो पाए जाएंगे आपको दिखेंगे तटों पे दिखते हैं। इसका निर्माण भी किसके वजह से होता है, ITCZ जो जोन होता है ना उसकी वजह से होता है। अचानक दाब में परिवर्तन आता है, दाब में परिवर्तन होता है तो चक्रवात का निर्माण हो जाता है। 21 जून के बाद दक्षिण की ओर होने जो ITCZ जो जोन होता है वो 21 जून के बाद दक्षिण की ओर होने लगता है, और सूर्य जो होता है 22 सितंबर को विषुवत रेखा पर आ जाता है। और ITCZ जो जोन होता है वो 1 सितंबर तक दक्षिण भारत से भी नीचे चला जाता है। ITCZ जो जोन होता है वो 1 सितंबर को, 1 सितंबर को इसके भी नीचे चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो टेम्परेचर होता है, जो होता है टेम्परेचर जो होता है, जो सरफेस होता है समुद्र का, उसका जो लेवल, उसके जो टॉप लेवल का जो सरफेस होता है ना, सरफेस समुद्र का जो सतह का सरफेस होता है वो 27 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, और 27 डिग्री से अधिक होता है वहाँ पे। वहाँ चक्रवात जो होता है वो मैक्सिमम
इसी समय पे जो चक्रवात है वो देखा जाता है कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। आप जब भी चक्रवात देखोगे तो उसको हमेशा विषुवत रेखा पे देखोगे, आपको इस तट पे दिखाई देंगे। क्योंकि विषुवत रेखा पे क्यों होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे सूर्य का जो होता है अधिक समय जो होता है सबसे ज़्यादा वो सूर्य कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर ही होता है। IT सीजर जो जोन होता है अधिकतम जो उसका समय होता है वह अवधि जो जहाँ पर वो स्थिर होता है वो होता है भूमध्य रेखा, तो वहीं पर होता है। इस वजह से वहाँ पे आपको साइक्लोन जो होती है सबसे अधिक देखने को मिलेगी। और वाष्पन और जो अगर चक्रवात में अगर दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसका जो होता है निर्माण, चक्रवात का जो निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण, और दूसरा होता है नष्ट जो होता है, डिस्ट्रॉय। चक्रवात निर्माण कैसे होता है, डिस्ट्रॉय कैसे होता है। जो निर्माण जो होता है ना वो होता है वाष्पन प्लस संघनन की जो गुप्त उष्मा होती है। एक वाष्पन और संघनन जो होता है ना, संघनन, इसकी जो गुप्त उष्मा होती है वो होता है उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार, किसके, साइक्लोन, चक्रवात के। और ख़त्म किस चीज़ पे होता है, या तो किसी चक्रवात जब भी अगर यहाँ स्टार्ट हुआ है तो यदि या तो किसी स्थलखंड तक पहुँच जाए तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पहला स्थलखंड तक पहुँच जाए तो, या दूसरा किस कंडीशन पे, उसकी ऊर्जा अगर ख़त्म हो जाए, ऊर्जा अगर ख़त्म हो गई तो चक्रवात दो तरीके से एंड हो सकता है। चक्रवात की अगर हम देखें चक्रवात किस तरीके का होता है, तो चक्रवात जो होता है वो उसको नापा जाता है MB में, ठीक है। और ये जो होता है 25 से लेके 30 किलोमीटर की रेंज में होता है। अगर आप चक्रवात के अंदर हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चक्रवात के अंदर हो, ठीक है। तो 25 से 30 किलोमीटर का इसका रेंज होता है, ठीक है। और इसमें सॉरी 25 किलोमीटर नहीं बोल रहा मैं, है ना, 500 से 600 किलोमीटर का रेंज होता है, सॉरी 500 से लेके 600 किलोमीटर तक का रेंज होता है चक्रवात का। और इसमें सेंटर में अभी तक जो देखा गया है वो 920 MB, फिर 940 MB और 970 MB, इस तरीके की इसकी जो रेंज होती है चक्रवात की। सेंटर में बहुत शांत होता है, आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप साइक्लोन के बीच में हो, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। तो ये था कुछ चक्रवात के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चक्रवात और उसके बाद मानसून भी हमने पढ़ लिया, चक्रवात भी पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कुछ वनस्पति, या फिर वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, भारत की वनस्पति है। सो गुड लक, मिलते हैं।